हाँ, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन है मेरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन कौन बैठे हैं? मोहम्मद अरसलान, अहाना खन्ना, ओके, अखिल, अलीशा, अनिल, अंजलि, अंशु, अर्जुन, अंश, आस्था, आयुष, निखिल, एकजुट, गौरव शेंडे, गौरी, हैरी, हर्षिता, ईशान, जसलीन, जतिन, कशिश और समस्त भारत परिवार। बेटे 47 नाम पढ़ते पढ़ते अब भी 1.5 घंटे बीत जाएंगे, सर जो कि अखिल। मैं बिल्कुल चाहता नहीं, ठीक है ना। अरे नाम कैसे नहीं बदला बेटे, इन लोगों ने नाम पहले बदलना चाहिए। नाम होगा बेटे अपनी क्लास का ये एक नंबर। यस, अभी नाम एकदम सही आया ना बेटे, अब मजा आएगा थोड़ा पढ़ाने लिखाने में। तो मजा क्या है, नाम ढंग का नहीं रहे तो फिर मजा नहीं आता ना बेटे पढ़ाने में। ओके सर। उत्कर्ष मिश्रा फ्रॉम गोरखपुर। बेटे उत्कर्ष मिश्रा अपने नाम के आगे लिखो, उत्कर्ष मिश्रा कॉमा गोरखपुर, ऐसा लिखा करो। सभी लोग बेटे अपने नाम के आगे प्लेस का नाम लिखा करो। तुम लोग जानते नहीं बेटे मैं ऐसा क्यों करने कहता हूँ। बेटे तुम लोग को रीजन पता है इसका, मैं ऐसा क्यों करने कहता हूँ? नो सर। हाँ बेटे, रीजन ये है कि क्या है, मैं थोड़ा सा फूडी टाइप का आदमी हूँ, ठीक है ना। तो जिस एरिया की जो डिश अच्छी बनती है उस एरिया में कभी जाके यहाँ पर अगर खाना खाने का मन कर गया तो कोई तो होना चाहिए ना। अब जैसे गोरखपुर में क्या अच्छा मिलता है, किसी दिन पता चला, अपना मूड हो गया कि चलो भैया गोरखपुर में खाने जाना है, तो कम से कम पता तो होना चाहिए ना गोरखपुर में उत्कर्ष मिश्रा है। तो कहीं ना कहीं से फ़ोन नंबर ढूंढ ढांड के पकड़ ही लेंगे उत्कर्ष मिश्रा को। चलो उत्कर्ष मिश्रा ये खिलाओ बेटे, आज हम तुम्हारे गोरखपुर में आए हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन लैंड और इन्वेंट्री पर लगता है? नहीं बेटे, डेप्रिसिएशन लैंड पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि बेटे हाँ एक मिनट, हाँ डेप्रिसिएशन बेटे लैंड पर भी नहीं लगेगा। लैंड पर डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैंने मैच देखने के लिए, सर कल नागपुर आ रहे हैं मैच देखने के लिए। बेटे मैं खुद नहीं जा रहा मैच देखने, तुम लोग आके क्या करोगे? सर आई एम नॉट अटेंडिंग 2 वीडियोस। कोई बात नहीं बेटे अनिल, आज से देखना शुरू कर दो। बेटे अपनी क्लास ही ऐसी होती है, जिस दिन से बैठने देखो और उसके बाद में बेटे अभी रिवीजन बैच तो आना बाकी है ना। कुछ छूट भी जाएगा, कम ज़्यादा भी हो जाएगा, तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ में लापरवाही मत करना, जो मेरा संडे का टेस्ट पेपर होगा ना, संडे के टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने में लापरवाही मत करना। बाकी किसी में भी लापरवाही करो, सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। संडे का टेस्ट पेपर बेटे एक एक टेस्ट पेपर मैं बिल्कुल तुम्हारे सीए फाउंडेशन का जो दिसंबर अटेम्प्ट होने वाला है ना, उसको ध्यान में रख के बेटे एक एक पेपर मैं सेट करता हूँ, ठीक है ना। कुछ बने ना बने, कम बने ज़्यादा बने, सब चलेगा, लेकिन एटलीस्ट टेस्ट पेपर को ट्राई करना, उसमें कुछ कम ज़्यादा मत करना। बाकी तो एक आध क्लास छूट भी गई तो अपन बैकअप में कभी भी कवर कर सकते हैं। कोई डाउट आया तो अपन क्लास के अंदर कभी भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा चलता है। कभी नहीं करूंगा सर, कोई बात नहीं बेटे, बस कोशिश करो कि रेगुलर क्लास अटेंड करो, ताकि बाद में क्या बैकलॉग का सरदर्द न रहे। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके बैकलॉग इतना इकट्ठा हो जाएगा कि बाद में उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ तो बेटे अभी किसी ने पूछा था बेटे लैंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा, देन आंसर इज नो। बेटे लैंड की लाइफ क्या होती है, इनफाइनाइटली लार्ज होती है। और मैंने पढ़ाया भी था, व्हाट आर द फैक्टर विच इज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द डेप्रिसिएशन। बेटे मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक बेटे स्लाइड है इससे रिलेटेड, मैंने एक स्लाइड आपको दिखाई भी थी, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। याद आया बेटे? फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर द असेसमेंट और द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, दूसरा बेटे उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, और तीसरा है बेटे एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब अगर आप लैंड की बात करो तो जब लैंड की हम लोग बात करते हैं तो लैंड की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ n इज इक्वल टू इनफाइनाइटली लार्ज होती है। और अगर किसी की लाइफ इनफाइनाइट है तब उस कंडीशन में आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? सोचो ना बेटे, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड में भी डेप्रिसिएशन निकालोगे तो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अगर इनफाइनाइट होगी तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला लगाओगे, अगर बेटे आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें भी फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट होल मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर लैंड की लाइफ इनफाइनाइटली लार्ज है तो आप इनफाइनाइट रूट कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो लैंड की लाइफ क्योंकि इनफाइनाइटली लार्ज होती है, इसलिए आप लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इसलिए लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। दूसरी बात, सर लैंड सेल भी तो हो सकता है। बेटे अब सेल हो सकती है बात अलग है, लेकिन एक बात बताओ बेटे, खरीदते समय आपको मालूम है कि कितने साल बाद आप लैंड बेचोगे?
हाँ, अगर आप बेटे आपने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं लैंड खरीदूंगा, 10 साल तक इस लैंड को अपने बिजनेस में यूज करूंगा और 10 साल बाद बेच दूंगा, तब लैंड की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या हो गई? लिमिटेड। और जब लैंड की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लिमिटेड हो गई, तब उस कंडीशन में आप लैंड पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बेटे बात? हाँ या ना? तो लैंड की अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम मान के चलते हैं अनलिमिटेड है, इनफाइनाइटली लार्ज है, इसलिए लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। अगर किसी तरह से लैंड की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लिमिटेड हो जाए तो फिर आप इस पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीज के केस में, अगर बेटे मैंने कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मान लेते हैं बेटे मैं हूं बेटे नवनीत अग्रवाल, ठीक है, मुझे लगता है कि यहां पर एक ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े के नीचे बेटे हीरे की खदान है, यहां पर क्या दबे पड़े हैं? हीरे दबे पड़े हैं। मैंने कहा बेटे इस लैंड में से हीरे खोद के निकालेंगे और हीरे बेचेंगे बेटे। अब उस कंडीशन में पता लगता है लेकिन इस लैंड का ओनर कौन है? तो पता लगता है लैंड का ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे लैंड आप ना लीज पे दे दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटे लैंड मुझे 50 साल की लीज पे दे दिया। तो अब बताओ बेटे मेरे लिए इस लैंड की लाइफ इनफाइनाइटली लार्ज है या लैंड की बेटे यहाँ पर जो लाइफ है वो लिमिटेड लाइफ टाइम है? बताओ ना बेटे। सर अब ये लिमिटेड लाइफ टाइम है, तो अब अगर बेटे इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अगर लिमिटेड है, तब बेटे इस लीज होल्ड लैंड पर अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो लैंड पे जनरली हम ये अज्यूम करके चलते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, कि लैंड का जो यूजफुल लाइफ टाइम है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टाइम है, वो लिमिटेड है, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लेकिन अगर किसी भी तरीके से लैंड का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टाइम यहां पर लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड हो जाए, तब लैंड पे भी डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, पहली बात, ठीक है। उसके बाद बेटे यहां पर सर इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं? बेटे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन आपके पास में जितनी भी एसेट्स होती हैं वो एसेट्स दो कैटेगरी में बंटती हैं। एक होती है बेटे आपकी फिक्स्ड एसेट्स और एक होती हैं आपकी करंट एसेट्स। इतना ठीक है? फिक्स्ड एसेट्स भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है बेटे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और एक होती है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इतना ठीक? तो बेटे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट पे लगाते हो आप? डेप्रिसिएशन तो पहले ये बताओ बेटे, फिक्स्ड एसेट्स पे लगाते हो कि करंट एसेट्स पे लगाते हो? फिक्स्ड एसेट। उसमें भी कौन सी फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाओगे? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और इन्वेंट्री तुम्हारी फिक्स्ड एसेट्स है कि करंट एसेट्स है? करंट एसेट। और अगर इन्वेंट्री करंट एसेट्स है तो इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन लग सकता है क्या, ये बताओ? नो सर। कहानी खत्म हो जाती है बेटे। आपने डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है। नमो बेटे बात समझ में आ रही है? नमो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बेटे अभी मैंने कुछ नहीं करवाया है वर्षा, बेटे मैंने एक छोटा सा डाउट लिया है बस। ओके सर डन। तो बेटे इन्वेंट्री पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। आगे चलूं? यस सर आगे चलूं। हम बात कर रहे थे बेटे किसकी? हमने पिछली क्लास खत्म करी थी डिफरेंस और द कंपैरिजन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करी तो बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम अपने डेप्रिसिएशन को, अब ये क्या हो गया यार, ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ बेटे हम बात कर रहे थे व्हाट इज द कंपैरिजन, हम बात कर रहे थे कंपैरिजन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसा चार्ज होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी एसेट में, जैसे जैसे एसेट पुरानी होती चली जाती है तो उसमें रिपेयर एंड रिन्यूअल के एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो सोचो अगर दोनों का कंबाइंड एक्सपेंस में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर विच विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे बेटे एसेट पुरानी होती चली जाएगी तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कांस्टेंट है, लेकिन रिपेयर एंड रिन्यूअल का खर्चा हर साल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो टोटल एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो हर साल बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड खर्चे हर साल बढ़ेंगे, तो हर साल सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के खर्चों के कारण आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कम डिस्क्लोज होगी। ये पहला प्रॉब्लम है। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम बेटे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर नहीं आती। वेरी गुड इवनिंग मुस्कान, आगे चलते हैं। ये वाली प्रॉब्लम लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर साल आपका डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर से कम चार्ज होगा।
जैसे जैसे एसेट पुरानी होती चली जाएगी उस पे चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पर कम होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एसेट पुरानी होती चली जाएगी इसमें चार्ज होने वाले रिपेयर के एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट ये आएगा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टोटल एक्सपेंस हैं वो टोटल एक्सपेंस हर साल लगभग एक जैसे ट्रांसफर होंगे। टोटल एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी मोर और लेस कांस्टेंट। तो इसीलिए जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो सारे के सारे अकाउंटेंट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ज्यादा बेहतर मानते हैं, ज्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन सर अगर इतनी ही अच्छी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड को अकाउंट की बुक में से हटा देना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों आज तक हमारी अकाउंट्स की बुक में है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड का अकाउंट की बुक में होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लो कोई एक ऐसी एसेट है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी कोई ऐसी एसेट है जो एसेट आपकी कोई एक ऐसी एसेट है जिस एसेट के ऊपर रिपेयर एंड रिन्यूअल के खर्चे हैं ही नहीं। अगर कोई एक ऐसी एसेट है जिसपे हर साल आपके रिपेयर एंड रिन्यूअल के एक्सपेंसेस नहीं के बराबर होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तब उस कंडीशन में उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बढ़िया मेथड कौन सी है? आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड है। सर लीज के टाइम पर मेरी बात समझ में नहीं आती, मतलब कहाँ का डिस्कशन कहाँ ले जा लेते हो बेटे तुम लोग। अब ये पूछ रहा है बेटे यहाँ पर सर लीज, बेटे ऐसे में मालूम है क्या होता है कि अब कोई डिस्कशन चल रहा है तो इस पे फोकस करने की बजाय, इस पे कंसेप्ट समझने की बजाय अकाउंट की किताबों में क्या लिखा है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, हमको किन चीज़ों के बारे में कैसे सोचना चाहिए, वो छोड़कर कोई एक नया डाउट लाके पहले तुम टेक्स्ट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में पटक देते हो। तो बेटे ऐसे अगर तुम लोग क्लास को अगर हैंडल करवाने की कोशिश करोगे तो पता है बेटे एक टाइम के बाद क्या होगा बेटे, तुम सबको म्यूट कर दिया जाएगा और चैट बॉक्स यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। ना तुम्हारी मैं चैट पढ़ूंगा और ना बेटे तुम्हें डाउट पूछने का मौका दूंगा। आऊंगा बेटे जितना सिलेबस है उतना पढ़ाऊंगा और पढ़ा के भग जाऊंगा। फिर तुम्हें समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, फिर मैं उस रवैये पे आ जाऊंगा। अच्छा लगेगा बेटे? सर ये तो रिलेटेड है डाउट से, तो पहले कंसेप्ट तो समझ ले कौन सी मेथड अच्छी है कौन सी नहीं है। डाउट पूछ रहा है सर लीज के टाइम पे कौन सी मेथड बेहतर है, तो पहले दोनों में से कौन सी मेथड बेटर है ये तो समझ लो और उसके पीछे का रीजन तो समझ लो, फिर उसके बाद में डाउट पूछो तो बात समझ में आती है। अब तुम सोचो कि मैं अपना कंसेप्ट बीच में छोड़ दूं और पहले तुम्हें समझाऊं कि लीज के ऊपर कौन सी मेथड बढ़िया है, और वो समझाते समय फिर मैं तुम्हें कारण समझा के लिए कि इस कंसेप्ट पे वापस आऊं, तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे क्लास कहीं की कहीं बिखर जाएगी। तो एक बार पहले टॉपिक तो कंप्लीट हो जाने दे बेटा, फिर कंपैरिजन करके पूछना ना सर कौन सी मेथड के ऊपर कौन सा डेप्रिसिएशन लगाना या कौन सी एसेट के ऊपर कौन सा डेप्रिसिएशन लगाया जाए। आगे चलते हैं। तो बेटे कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो भी एसेट ऐसी है जिसपे रिपेयर एंड रिन्यूअल के एक्सपेंसेस नहीं के बराबर हैं, उस मेथड के ऊपर, उस एसेट के ऊपर सबसे बढ़िया मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। तो कोई भी मेथड ऐसी है जिसके ऊपर रिपेयर एंड रिन्यूअल के एक्सपेंसेस नहीं के बराबर लगने वाले हैं, उसके लिए एसएलएम मेथड बहुत बढ़िया। या कोई भी ऐसी मेथड है, या कोई भी ऐसी मेथड कह रहा हूं सॉरी, कोई भी अगर ऐसी एसेट है जिसकी मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, जिसका बेटे बाजार भाव या जिसका बाजार मूल्य या बेटे जिसकी मार्केट वैल्यू आए दिन कम या ज्यादा नहीं होती हो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करती हो, उस ऐसी एसेट्स के लिए बढ़िया मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे कि बेटे कौन सी? जैसे कि बेटे फर्नीचर, जैसे कि लीज। नमो बेटे समझ में आ गया लीज के लिए कौन सी मेथड बढ़िया है? लीज के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड बढ़िया है, क्योंकि लीज एक ऐसी एसेट है जिसमें आपको रिपेयर के खर्चे नहीं करने पड़ते। डन? ओके सर डन। लेकिन अगर कोई एक ऐसी एसेट है जिसमें रिपेयर एंड रिन्यूअल के एक्सपेंसेस हर साल बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, आपकी बेटे मॉनिटर्स, आपके टीवी, आपके कंप्यूटर्स, आपके एयर कंडीशनर, आपके वाटर प्यूरिफायर, आपके फ्रिज, और उसके बाद जितने इस टाइप के, और उसके बाद बेटे फैक्ट्री में लगी हुई मशीनें, ये सब जो एसेट्स होती हैं वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, इनके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे आपको ज्यादा करने पड़ते हैं। तो हर साल इन पे लगने वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता चला जाएगा। हाँ, इट मीन अभी टेक्नोलॉजी पे नहीं आया हूं बेटे, सोनू रुको तो जरा, आते हैं ना बेटे टेक्नोलॉजी पे भी, ठीक है ना।
तो पहली बात तो अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो मशीनरी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन पे आपका जैसे जैसे एसेट पुरानी होती चली जाएगी तो रिपेयर एंड रिन्यूअल के एक्सपेंसेस इनके बढ़ते चले जाएंगे। तो इन बढ़ते हुए रिपेयर एंड रिन्यूअल के एक्सपेंसेस को कंपनसेट करने के लिए इन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर कम होना चाहिए, इसलिए ऐसी एसेट के लिए बढ़िया मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा, अगर बेटे मान लो आपका ऑब्सोलेसेंस का डर बहुत ज्यादा है, ऑब्सोलेसेंस का डर होने का मतलब जब भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आएगी, जब भी कोई नया इन्वेंशन मार्केट के अंदर आएगा तो अचानक आपकी पुरानी एसेट, आपकी जो पुरानी एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू एकदम से गिर जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसकी मार्केट वैल्यू के अंदर जिसकी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, ऐसी एसेट के लिए भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ज्यादा बढ़िया होती है। सर ऐसा क्यों? जिनकी मार्केट वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है उनके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अच्छी क्यों है? उनके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अच्छी इसीलिए है क्योंकि कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटे, उस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से बताओ बेटे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया था? बताओ ना बेटे, कल हमने पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में अरे मरजान डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ बेटे, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना। 20% आया था स्ट्रेट लाइन मेथड में, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आया था 20%। लेकिन जब हमने सेम डेटा को यूज किया और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से तो इसमें आया था 33%। बोलो ठीक, हाँ या ना? Yes, तो जब आप उसी एसेट पे, उसी डेटा पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से ज्यादा ही आएगा। तो इससे होता यह है कि जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं तो आपको इनिशियल ईयर में पहले से ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाने का मौका मिल जाता है और इनिशियल ईयर में ही आप अपनी एसेट की बहुत बड़ी वैल्यू को राइट ऑफ कर देते हैं। तो बाद में जाके अगर एसेट की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा गिर भी गई तब भी आपकी एसेट लगभग मार्केट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करती रहती है। इसीलिए दो फैक्टर देखे जाते हैं, एक तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा और दूसरा फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइस। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम है और मार्केट प्राइस डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट नहीं होती तो बढ़िया मेथड कौन सी? स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ते चले जाएंगे या तो फिर आपकी एसेट की मार्केट प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होती है तो बढ़िया मेथड कौन सी बेटे? फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझ में आ गया बेटे, हाँ या ना? yes, पक्का डन? yes, sir. तो इसके हिसाब से बेटे अकाउंटेंट चूज करते हैं कि कब किस कंडीशन में कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए और कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन नहीं तैयार करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. इसके अलावा Yes, बेटे sir. 2-3 मेथड और भी छोटी छोटी हैं जो आपके मॉड्यूल के अंदर डिस्कस की गई हैं। अब बेटे उन मेथड का नंबर लगेगा। अभी तक हमने सिर्फ 2 मेथड के ऊपर डिस्कशन किया, बोलो बेटे कौन कौन सी? SLM और WDV। SLM मेथड के ऊपर डिस्कशन हो गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर डिस्कशन हो गया है। अब बेटे आ जाओ अगली मेथड। लो बेटे अगला क्वेश्चन है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आराम से बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। मिस्टर विशाल परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹10 lakhs, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वर 5 years and 1,20,000 respectively. Machine was put to use on 1st January 2010. Required. Show machinery account and depreciation account in their books for 2023 by using sum of years digit method. यहाँ पर कौन सी मेथड लगानी है बेटे? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड लगानी है। सर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड वाला क्या मामला है? सुनो, अगर मैं अपनी पिछली स्लाइड को देखूं तो बढ़िया मेथड कौन सी लगती है यहाँ पर? WDV मेथड। लेकिन WDV मेथड का एक प्रॉब्लम है, WDV मेथड में एसेट की बुक वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी आपकी। हर साल कुछ ना कुछ एसेट की बुक वैल्यू बच जाएगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी एसेट की बुक वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। सोचो ना बेटे, अगर एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ 4 ईयर की है तो 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं
कि हम डेप्रिसिएशन लगाएं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कम होता चला जाए, लेकिन ईयर एंड में एसेट की बुक वैल्यू भी जीरो हो जाए। यानी अगर मैं इन दोनों मेथड को कंबाइंड करके कोई तीसरी मेथड बनाना चाहता हूं तो वो तीसरी मेथड है बेटे यहां पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। पहले सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे जाएंगे। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई यहां पर आपका जो भी एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ एसेट एंड रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। याद आया बेटे? अगर मैं एसेट की कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दूं तो जो बच जाएगा उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। इतना ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये है बेटे आपकी एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है विच डेप्रिशिएट द एसेट एट द हायर रेट इन द अर्लियर ईयर एंड लोअर रेट इन द लेटर ईयर। इनिशियल पीरियड में ये ज्यादा वैल्यू राइट ऑफ करती है, इसका मतलब इनिशियल पीरियड में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा देती है, लेकिन लेटर पीरियड में बाद के साल में ये पहले से कम डेप्रिसिएशन लगाती है। सर हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अंडर द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड? अगर मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से चलूं तो बताओ बेटे हमारी एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? मैं अपने क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, व्हाट इज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ? सर 5 साल। ठीक है। अगर बेटे मैं आज टुडे जीरो पीरियड में अगर खड़ा हूं तो बताओ मेरी एसेट की कितनी जिंदगी बची है? आज ही एसेट खरीद के लाया बेटे मैं 10 लाख रुपए की, ठीक है ना? बताओ बेटे मेरी एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बची है? 5 years। सर पूरी 5 साल बची है। मैंने कहा ठीक है बेटे, मेरे एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ पूरी 5 साल की बची है। मैंने 1 साल एसेट को यूज कर लिया। बताओ बेटे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर अब मैं यहां पर खड़ा हूं तो बताओ मेरी एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बची है? 4 ईयर बची है। बेटे अगर मैंने 1 साल एसेट को और यूज कर लिया और अगर मैं सेकेंड ईयर के एंड में खड़ा होकर तुमसे पूछूं एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बाकी है? सर 3 साल बाकी। 3 year। 1 साल और मैंने एसेट को यूज कर लिया, थर्ड ईयर के एंड में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ एसेट की जिंदगी कितनी बाकी है? सर 2 साल। 1 साल और मैंने एसेट को यूज कर लिया, फोर्थ ईयर के एंड में अगर मैं आपसे पूछूं कि एसेट की लाइफ कितनी बाकी है तो सर 1 साल बाकी है। तो ये जो आपने लिखा बेटे 5 4 3 2 1 ये क्या है बेटे? These are all the year digit of years। डिजिट का मतलब होता है नंबर। ये क्या है बेटे? आपकी एसेट की रिमेनिंग लाइफ के बचे हुए नंबर हैं, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के डिजिट्स हैं। तो बताओ बेटे डिजिट कौन कौन से निकले? बोलो ना बेटे डिजिट कौन कौन से निकले? 5 4 3 2 1 दीज आर ऑल द डिजिट्स। मानते हैं इस बात को, हाँ या ना? मैंने कहा बेटे इन्हीं डिजिट का सम कराओ। बेटे मैंने क्या कहा? इन डिजिट का क्या कराओ? सम कराओ। तो ये क्या बन जाएगा बेटे? सम ऑफ ईयर्स डिजिट। 15। नाम समझ में आया बेटे? नाम कैसे पढ़ा? 15 आएगा वो तक तो ठीक है बेटे। नाम का मतलब समझ में आया क्या? एवरीथिंग इज इन द नेम। यस सर। इसी से बेटे मेथड बन गई सम ऑफ ईयर्स डिजिट। अगर मैं सारी डिजिट का टोटल करूं तो टोटल कितना आता है? 15। यानी बेटे मुझे अपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को टोटल 15 पार्ट में डिवाइड करना है। जितना मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं बाबा, बोलना पड़ता है इधर। हाँ ठीक है ना? इफ यू विल नॉट स्पीक यू विल नेवर अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। ऑलवेज रिमेंबर बेटे, जैसे मैं समझता हूँ वैसे आपको भी समझना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेकिन अगर आपको ही अकाउंटिंग की लैंग्वेज नहीं आई तो बिजनेस की लैंग्वेज कैसे सीखोगे आप? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए बोलना तो पड़ेगा बॉस। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जितना डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, ऑल द डेप्रिशिएबल अमाउंट विल बी डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। I will divide my depreciable amount into 15 parts। और अगर मुझे अपने depreciable amount को 15 पार्ट में डिवाइड करना हो तो डिवाइडेड बाय क्या कर देना चाहिए? 15। गेटिंग? 15। और फर्स्ट ईयर में कितना पार्ट राइट ऑफ होगा? 5 आउट ऑफ 15 पार्ट राइट ऑफ हो जाएगा। सेकेंड ईयर में कितना राइट ऑफ होगा? 4 आउट ऑफ 15 पार्ट राइट ऑफ हो जाएगा।
थर्ड ईयर में कितना राइट ऑफ हो जाएगा? 3 आउट ऑफ 15 पार्ट Third. राइट ऑफ हो जाएगा। फोर्थ ईयर में कितना राइट ऑफ हो जाएगा? 2/15 पार्ट राइट ऑफ हो जाएगा। और बेटे फिफ्थ ईयर में कितना राइट ऑफ हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 15 पार्ट राइट ऑफ हो जाएगा। मिल गया बेटे रेशो? यस सर। अरे रेशो मिला कि नहीं? बात बेटे इसी रेशो के बेसिस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और इसीलिए मेथड का नाम पड़ गया क्या? मेथड का नाम पड़ गया बेटे यहाँ पर Sum of सम year ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अब जिसको भी आंसर देना बेटे टाइप करके देना पड़ेगा। डन? आगे चलूं? यस और नो? हाँ या ना? यस सर, डन। चलो आगे चलते हैं। तो लो बेटे, अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है ना? तो बेटे 5 साल में ईयर्स के डिजिट बने 5 4 3 2 1। डन सर, बना लिए हमने। बताओ बेटे डेप्रिसिएशन अंडर द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में फॉर्मूला क्या बना? बताओ बेटे, अभी फॉर्मूला क्या बनाया था आपने? बताओ बेटे फॉर्मूला क्या बनाया था? सर हमने फॉर्मूला बनाया था डेप्रिशिएबल अमाउंट। याद आया बेटे? हमने फॉर्मूला बनाया था डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय, बेटे डिवाइडेड बाय 15 तो लिख रहे हो आप, लेकिन 15 क्या है? सर 15 है सम ऑफ ईयर्स डिजिट। याद आया बेटे? 15 क्या है बेटे? 15 है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मल्टीप्लाइड बाय डिजिट ऑफ द ईयर, डिजिट ऑफ ईयर। तो बेटे फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट ढूंढो, इसमें मल्टीप्लाई कराओ नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। डन? फॉर्मूला समझ में आ गया बेटे सबके? यस और नो? जस्ट शो मी थम्स अप, इट इज ऑल ओके। जस्ट शो मी थम्स अप, इट विल बी ओके इन इटसेल्फ। ओके डन, ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं और एक कदम आगे। अब बेटे अगर मैं डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालूं तो डेप्रिशिएबल अमाउंट था कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। हमारे केस में कॉस्ट ऑफ एसेट थी 10 लाख रुपीस की, माइनस बेटे स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? जल्दी बताओ। 1,20,000 की स्क्रैप वैल्यू। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आया? 8,80,000 का डेप्रिशिएबल अमाउंट आया। दिस 8,80,000 depreciable amount will be divided into 15 part and accordingly the depreciation will be calculated। तो अगर मैं depreciation calculate करने जाऊं, calculation of annual depreciation, अगर मैं depreciation calculate करने जाऊं year working depreciation, तो बताओ बेटे फर्स्ट ईयर के लिए 2010, फर्स्ट ईयर कौन सा बेटे? 2010 के लिए कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा? मुझे आंसर चाहिए बेटे। What will be the amount of depreciation for 2010? What will be the amount of depreciation for 2010? फर्स्ट ईयर में आप कितना डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करेंगे अंडर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड? 58,667, 1,16,000। और आंसर बताओ बेटे। $44,000। और बताओ। 2,29,33,000। अरे बेटा नमो, इतनी तो वैल्यू नहीं है तेरी एसेट की। 29 लाख कहाँ से उतनी वैल्यू राइट ऑफ कर देगा? 11,733, 2,93,334। आगे चलते हैं। सर आप ही कर को, तो बेटे मैंने एक बात बताओ, आपकी एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना? 8,80,000। डन? इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 15 पार्ट में। और फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होगा? 5 आउट ऑफ 15। तो फर्स्ट ईयर के लिए रेशो क्या बना बेटे? 5/15 बना बेटे रेशो, हाँ या ना? तो बेटे 8,80,000 का 5/15 कितना होता है? सर 8,80,000 का 5/15 होगा 2,93,333 या 334, जैसा लिखना चाहो। करण बेटे कहाँ गलती है? गौरव गलती समझ में आई, हाँ या ना? बेटे जिन लोगों ने 2,93,333 आंसर नहीं निकाला था उनको अपनी गलती समझ में आई, यस और नो? माधव बेटे डंबल बाद में मार लेना, सामने देख पहले अभी। हाँ वो बेटे वहां बैठे बैठे बाइसेप बना रहा। आज दिख रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक? ये वो, अबे नालायक, आईसीआई तुम्हें डंबल मारने के नंबर मार्क्स नहीं देगी, नालायक कहीं के। हाँ वो वहां डंबल देख रहा, बाइसेप देख रहा वहां बैठ के। क्लास के बाद में बाइसेप ट्राइसेप देखना, ठीक है ना? कॉलर वॉलर तो बाद में निकलती रहेगी। पता लगा बेटे जानवर जैसा शरीर बना लिया, कान के पास से बेटे कंधा शुरू होगा, यहाँ से ऐसी कॉलर निकाल ली। अबे मतलब क्या आया फिर? आगे चलो। हाँ ठीक है सर, डन। सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होगा ये बताओ? सेकेंड ईयर में 2011 में कितना डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करोगे? आई वांट आंसर अंडर द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड।
एक आंसर आया बेटे उत्कर्ष, अलीशा। चलो आओ चेक करते हैं। 8,80,000 आपका टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट है। टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट को बेटे 15 पार्ट में राइट ऑफ करोगे, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में कितना पार्ट राइट ऑफ होना चाहिए? 4। तो सेकेंड ईयर के लिए रेशो क्या बना? 4/15। तो बेटे सेकेंड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होगा 4/15, और 4/15 कैलकुलेट होता है 2,34,667। सभी के आंसर लगभग सही। बताएं बेटे 2012 में कितना डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होगा? जल्दी कैलकुलेटर चलाओ और आंसर दो। 2 आंसर आए बेटे, एक सोनू का आंसर आया है, मोहम्मद शमशुद्दीन का आंसर आया है, बहुत सारे आंसर आ गए। अब मुझे चेक करना पड़ेगा। 8,80,000 थर्ड ईयर के लिए रेशो बनेगा 3/15। 3/15 बेटे होता है यहाँ पर 1,76,000। ओके डन। फोर्थ ईयर में 2013 में कितना डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होगा? जल्दी बताओ। फोर्थ ईयर में कितना डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होगा? जल्दी बताएं। आओ बेटे चेक करें। 2/15 होगा 1,17,333। बेटे पूजा आंसर बेटे एक बार अपना क्रॉस चेक करें, आपने कैलकुलेटर में कुछ गलत ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। बाकी सभी के लगभग। हाँ बेटे मोहम्मद अरसलान आंसर गलत है। वैभव दुबे आंसर गलत है। उत्कर्ष मिश्रा आंसर गलत है। आगे चलते हैं बेटे। फिफ्थ ईयर के लिए बताओ बेटे आखिरी साल के लिए डेप्रिसिएशन कितना राइट ऑफ होगा? सर 2014 के लिए डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होना चाहिए 8,80,000 इंटू 1/15 इज इक्वल टू 58,667। मेथड समझ में आ गई बेटे सभी को? यस और नो, हाँ या ना? डन। शो मी योर येलो थम्स अप। यस सर डन। चलो आगे चलते हैं। आगे चलो सर, आगे चलो, ठीक है। लो बेटे अब आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है? सर ये कह रहे हैं सिर्फ 2013 के लिए मशीनरी अकाउंट बना के बताओ। तो बेटे पूरे 5 साल की अकाउंटिंग करके दिखाओगे या सिर्फ 2013 के लिए अकाउंटिंग करके दिखाओगे? बोलो ना बेटे, पूरे 5 साल के लिए अकाउंटिंग करके दिखाना है कि ओनली फॉर 2013? सर ओनली फॉर 2013। मैंने कहा डन, ओनली फॉर 2013 के लिए अकाउंटिंग करके दिखाना है। तो बेटे ये है आपका 5 ईयर। इसमें से कौन से ईयर की अकाउंटिंग मांग रहे हैं? सर इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2013 के लिए अकाउंटिंग मांग रहे हैं। और 2013 के लिए अकाउंटिंग मांग रहे हैं तो आपके पास में 1 जनवरी 2013 का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। आप इस ओपनिंग बैलेंस में से 2013 का डेप्रिसिएशन माइनस कराएंगे, तब जाके आपके पास में क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस आएगा। यही 3 चीजें आपके मशीन अकाउंट के अंदर आ सकती हैं। एग्री विद दिस, हाँ या ना? यस सर डन। तो बेटे क्या आपके पास में 1 जनवरी 2013 का ओपनिंग बैलेंस है? सबसे पहले मुझे चाहिए 1 जनवरी 2013 का ओपनिंग बैलेंस। डू वी हैव द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2013? जल्दी बताओ हाँ या ना? नो सर, प्रेजेंटली वी डोंट हैव द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2013। इसका मतलब बेटे ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। आओ बेटे ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करें। ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए कहां से शुरू करना पड़ेगा? 1 जनवरी 2010 से शुरू करना पड़ेगा। बताओ बेटे 1 जनवरी 2010 को कॉस्ट प्राइस कितनी थी? जल्दी बताएं बेटे, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑन 1 जनवरी 2010? सर कॉस्ट प्राइस थी 10 लाख रुपीस की। डन। तो बेटे आपके पास में यहाँ पर 10 लाख रुपीस की कॉस्ट प्राइस थी। बताओ बेटे फर्स्ट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन माइनस हो गया इसमें से? 10 लाख में से फर्स्ट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन माइनस हुआ? अभी अभी सबने कैलकुलेट करके बताया था बेटे। अभी अभी बेटे सभी ने कैलकुलेट करके बताया था। आई जस्ट वांट द आंसर। हेलो, हाँ बेटे बताओ। अभी अभी बेटे सबने बताया था। सर 29,000 बेटे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो क्या मिलेगी? फर्स्ट ईयर के एंड की बुक वैल्यू। फिर सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या मिलेगी? सेकंड ईयर की एंड की बुक वैल्यू। फिर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या मिलेगी? थर्ड ईयर की एंड की बुक वैल्यू या फोर्थ ईयर की बिगिनिंग की बुक वैल्यू। डन, हाँ या ना? तो आपकी एसेट की कॉस्ट थी 10 लाख। फर्स्ट ईयर 2010 का आपने डेप्रिसिएशन माइनस कराया 2,93,333। तो फर्स्ट ईयर की एंड की बुक वैल्यू कितनी? सर ये बच गई 7,06,667। वर्षा का आंसर एकदम सही। आगे चलते हैं।
फिर आप सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कराएंगे 2,34,667, तो आपको क्या मिलेगी? 1 जनवरी 2012 की बुक वैल्यू मिल जाएगी। ओके सर, ये भी मिल गई। उसके बाद बेटे थर्ड ईयर का और डेप्रिसिएशन माइनस कराओ। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होगा कितना? 1,76,000 का। 1,76,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कराओगे तब जाके आपको मिलेगी 1 जनवरी 2013 की बुक वैल्यू, और ये आई बेटे आपकी 2,96,000। नमो का आंसर एकदम सटीक, नमो का आंसर एकदम सही आया बेटे। ओपनिंग बैलेंस है 2,96,000 का। सभी को क्लियर है बेटे? यस और नो? डन? एवरीबडी गेटिंग? एवरीबडी आर यू देयर? कहां गए सारे के सारे? यस सर, यही है। डन। लो बेटे, ओपनिंग बैलेंस मिल गया 2,96,000 रुपीज का। अब क्या करना है सर? सर अब तो हमने फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। लगा दो बेटे फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन। बताएं बेटे फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया था? सर 1,17,333, दैट वाज द डेप्रिसिएशन ऑफ फोर्थ ईयर। बस बेटे फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। डेबिट का टोटल है आपका 2,96,000, क्रेडिट का टोटल होना चाहिए 2,96,000। बैलेंसिंग फिगर आपका निकलेगा 1,78,667 एंड दैट वाज द मशीनरी अकाउंट फॉर 2013। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। अब बेटे अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बेटे? सभी का अगर नोटिंग करके हो जाए, सभी का लिख के हो जाए तो बताएं, ताकि अगली मेथड के ऊपर चलूं। अभी तक हमने बेटे 3 मेथड कवर करी है। कौन कौन सी 3 मेथड कवर करी है? पहली स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का बेटे फॉर्मूला क्या था सर? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। दूसरी मेथड यूज करी बेटे हमने कौन सी? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हर बार हम डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे? एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू पे। और रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तीसरी मेथड अभी हमने कवर करी, वो है बेटे आपकी सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। हाँ, यही अमाउंट जो है बेटे आपका वो अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। अनिल बेटे एकदम ठीक समझ रहे हैं आप। अब आपको धीरे धीरे चैप्टर समझ में आना शुरू हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अनिल के दिमाग में अब धीरे धीरे डेप्रिसिएशन आना शुरू हो गया है। बेटे आप सभी लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। जल्दी बोलो यस। यस के लिए टाइप करो वाई। यस सर, चलो आगे चलो, ठीक है। आओ बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका मशीन आर रेट मेथड से। अब बेटे कोई कुछ नहीं लिखेगा, कोई टाइप नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सर प्रॉब्लम। हाँ बोलो बेटे जसलीन, क्या प्रॉब्लम है? अपना हैंड रेस कर दो बेटे जसलीन। अभी जैसी डाउट लेने आऊंगा तब आपका ले लूंगा, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। सुनो बेटे अगली मेथड सुनो, यहां पर मशीन आर रेट मेथड। सबका ध्यान बेटे स्क्रीन और मेरी आवाज के ऊपर होना चाहिए। ओके सर, डन। मशीन आर रेट मेथड के लिए एक क्वेश्चन मैंने डिजाइन कर रखा है। पहले बेटे आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ प्लांट वॉज परचेज फॉर ₹30 लाख हैविंग एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स। ये कह रहे हैं हमने एक 30 लाख का प्लांट खरीदा है और हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से पूछा कि बताओ ये प्लांट लगभग कितने साल तक चलेगा। तो एक्सपर्ट का कहना यह है कि साल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग 24,000 आवर्स तक ये प्लांट काम करेगा। 24,000 आवर्स की इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। 24,000 आवर्स के बाद में काम करना बंद कर देगा। हमने कहा ठीक है। स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ ₹2 लाख एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स। अब ये क्या लिखा है? एंटिसिपेटेड मतलब फ्यूचर का, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स, इफेक्टिव आवर्स। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में लगभग हम हर साल कितने घंटे इस प्लांट को यूज करने वाले हैं वो इन्होंने बता रखा है बेटे। ये कह रहे हैं इनिशियल 1 to 3 ईयर्स में, मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हम हर साल प्लांट को 3000 आवर्स यूज करेंगे। उसके बाद 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, अगले 3 साल तक हम अपने प्लांट को ऑन एन एवरेज 2600 आवर हर साल यूज करेंगे। उसके बाद
7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, अगले 4 साल तक हम अपने प्लांट को लगभग 1800 आवर यूज करेंगे। डिटरमाइन द एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर द मशीन आर रेट मेथड। ये कह रहे हैं बेटे मशीन आर रेट मेथड के हिसाब से हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ। मेथड का नाम क्या? मेथड का नाम क्या? मशीन आर रेट मेथड, यानी मशीन के घंटों के हिसाब से आपको अब डेप्रिसिएशन निकालना है। सोचो बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड? सर फॉर्मूला हुआ करता था कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। तो मैंने कहा बस इसी फॉर्मूले के अंदर क्या आपको एनुअल बेसिस पे डेप्रिसिएशन चाहिए? बोलो या सर नो। आपको एनुअल बेसिस पे डेप्रिसिएशन चाहिए या मशीन आर बेसिस पर डेप्रिसिएशन चाहिए? मेथड के हिसाब से चलो, आपकी मेथड क्या कहती है? आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है या मशीन के घंटों के हिसाब से आर्ली बेसिस पर डेप्रिसिएशन निकालना है? सर हमने आर्ली बेसिस पर डेप्रिसिएशन निकालना है। तब उस कंडीशन में मैंने कहा बेटे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को ईयर्स में लेने की बजाय अब बेटे आप मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को मशीन के वर्किंग आवर्स में ले लो। किस में ले लो बेटे? यहां पर मशीन के वर्किंग आवर्स में ले लो। तो अब जो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं होगा, वो क्या होगा बेटे? आपका डेप्रिसिएशन पर आवर। डेप्रिसिएशन पर आवर का मतलब होगा कि 1 घंटे मशीन चली तो इतना डेप्रिसिएशन लगा देने का अपन ने। समझ में आई बात? हाँ या ना? अगर आपने प्लांट को 1 घंटे यूज किया तो इतना डेप्रिसिएशन अकाउंट की बुक में चार्ज कर देंगे। ओके डन? यस सर डन। तो ये बन गया बेटे आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना जल्दी बताओ? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर द मशीन आर रेट मेथड? जल्दी बोलो फटाफट। सर फॉर्मूला बना डेप्रिसिएशन पर आर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस क्या? रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इन आवर्स। ये बना बेटे फॉर्मूला। आओ बेटे अपने डेटा के हिसाब से चलते हैं। अगर मुझे आर्ली बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालना है तो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट है 30 लाख रुपीस की। इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसकी स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 2 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इन आवर्स। ये क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 24,000 आवर्स। तो जल्दी बताओ बेटे व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन पर आवर? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। सर 116.67 नमो का आंसर आया है बेटे। और बताओ बेटे 116.66 या 116.67? नहीं बेटा उत्कर्ष, नहीं डेसिमल लगाना भूल गए बेटे उत्कर्ष। हाँ ठीक है डन। आगे चलते हैं। अगर मैं यहां पर डेप्रिसिएशन पर आवर निकालूं तो ये निकल के आता है 116.67 रुपीज पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? आप इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जैसे ही आपका प्लांट 1 घंटे चल जाएगा। समझ में आया बेटे? इसको रीड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। You will charge the depreciation of rupees 116.67 if your plant has been worked for 1 hour. इतना क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले साल हम अपने प्लांट को 3000 घंटे चलाएंगे, we are supposed to run our plant in the first year for 3000 hours, तो बताओ बेटे फर्स्ट ईयर में आप कितना डेप्रिसिएशन लगा दोगे? बोलो ना बेटे, हाउ मच डेप्रिसिएशन यू आर गोइंग टू चार्ज इन द फर्स्ट ईयर? सर 3,50,000। ओके बस वही निकालना बेटे, हर साल आप कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे। पहले साल में प्लांट आप यूज करने वाले हैं 3000, सेकेंड ईयर में 3000 आर, थर्ड ईयर में 3000 आर, उसके बाद 4, 5, 6 ईयर तक आप यूज करेंगे 2600 आर, 7, 8, 9, 10 आर में आप यूज करेंगे 1800 आर। इसी के हिसाब से बेटे आपको अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। शुरू करें? अरे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करूं बेटे? इसके लिए भी यहां पर एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे बेटे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। शुरू करें? सबसे पहले बेटे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। शुरू के 3 साल तक हमारा बेटे हर साल मशीन कितनी चलेगी? प्लांट चलेगा 3000 आवर्स, और हर 1 घंटे का डेप्रिसिएशन कितना? 116.67 रुपीज। तो बताओ बेटे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे?
3,50,000 10 रुपीज का बिल्कुल सही आंसर बेटे सुशील का। आगे चल 3,500 नहीं ना रे माधव, माधव कसा कायला तुम्ही 3,500 नहीं ना रे बेटा, 3,500 क्या है बेटे, व्हाट इज दिस 3,500 माधव, सोचो बेटे। माधव बेटे 3,500 तो सर 10 हो गया आपका, है 10 हो गया आपका मतलब 3,50,000 10 रुपीज सही तो है। आगे चलते हैं। उसके बाद बेटे 4th ईयर में, 5th ईयर में, 6th ईयर में आप कितने घंटे मशीन यूज करने वाले हैं, तो सर हम यहां पर यूज करने वाले हैं 2600 आवर। तो बताओ बेटे 4th ईयर में, 5th ईयर में और 6th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। सर 4th, 5th और 6th ईयर में हम 2600 आवर्स अपने प्लांट को यूज करेंगे और हर एक घंटे के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए 116.67 रुपीज पर आवर। इसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सभी के आंसर एकदम सटीक 3,03,342 रुपीज, बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं। इसके बाद बेटे 7, 8, 9, 10 अगले 4 साल तक हम हर साल मशीन को 1800 या प्लांट को 1800 आवर्स यूज करने वाले हैं। तो हर एक घंटे के लिए फॉर एवरी आवर ऑफ द प्लांट वर्किंग वी आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ रुपीज 116.67 पर आवर। तो 1800 आवर्स के लिए टोटल डेप्रिसिएशन होगा 2,10,006 रुपीज का। डन। इस तरीके से मशीन आर रेट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। सभी को बेटे मेथड समझ में आ गई? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस मेथड, यस और नो? यस सर, डन। आगे चलते हैं बेटे। अगली मेथड, किसी को अगर कुछ लिखना हो तो जल्दी से लिख लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एवरीबडी डन विद द राइटिंग वर्क? एवरीबडी डन विद द राइटिंग वर्क? सर प्रीवियस स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लिया, ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। अब ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा दिखाऊं शुभम? तुम्हें नोट्स मिले कि नहीं शुभम? डू यू हैव द नोट्स और नॉट? नोट्स मिले? नोट्स में ये वाला क्वेश्चन है शुभम, डज दिस क्वेश्चन अपीयर्स इन योर नोट्स, यस और नो? डू यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर नोट्स? तो अब बेटे नोट्स में तुम क्या क्वेश्चन देखना चाहते हो ये बताओ फिर। नोट्स में भी तो वही क्वेश्चन लिखा है जो मैंने यहां पे लिखा था। क्यू यू बैक स्लाइड, पाछी ले सैलेड सर प्लीज, है ये क्या बोला? पाछी ले सैलेड सर। अबे सैलेड कौन खाता है यार? अभी तुम खाने की बात करने लगे माधव। ये कह रहा है पाछी ले सैलेड, सैलेड खा लो सर आप। अभी मैं अभी कहां से सैलेड खा लूं? अभी कहां से खाने पीने का टाइम हो गया है? कुछ भी बात कर रहे सर। आपने इससे पहले वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लेने? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, लो बेटे। मालिक 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 लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। लो बेटे, अगर किसी को इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लो बेटे, ये लो बेटे। अगर किसी को इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लो। सर वो स्लाइड की बात कर रहा है? अच्छा वो स्लाइड की बात कर रहा था। माधव कुठला गेला रे बेटा? स्लाइड और सैलेड मध्ये डिफरन्स आहे ना रे माधव? काय करता तुम्ही उतरे तिकडे? हाय सर एक डाउट था, पर ईयर का अमाउंट ये होगा या पूरा 3 साल का? बेटे पर ईयर का अमाउंट है ये, हमने जो कैलकुलेट किया था वो पर ईयर अमाउंट था, ठीक है। हाँ बेटे सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब बेटे मैं आपको अगली स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये रही बेटे मेरी नेक्स्ट स्क्रीन। ये बेटे पर एनम है, यानी हर साल आप इतने रुपए का, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, हर साल आप 3,50,000 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है, हाँ या ना? आगे चलते हैं बेटे। सभी ने अगर इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बताएं। डन? ओके सर डन। चलो बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये है बेटे अब अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। मरजान बेटे अपना डाउट बताओ और बाकी लोग बेटे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। मरजान बेटे डाउट बताओ अपना। सर कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया सर। हाँ बेटा क्लियर हो गया? यस। ओके डन। उत्कर्ष अपना डाउट बताओ। राम सर लेकिन क्लियर स्लाइड के लिए बोलना था। अच्छा हो गया क्लियर? फिर
डन। चलो आगे चलते हैं, ये लो बेटे। अब मशीन स्क्रीन शॉट कीजिए। है स्क्रीन शॉट करूं? अच्छा बड़ी हो गई क्या? जस्ट अ मिनट नाउ। ओके चलो आगे चलते हैं। सर प्लीज रिप्लाई। जूम आउट किया ना बेटे? परी बेटे क्या रिप्लाई करना था, मैं पढ़ नहीं पाया बेटे, एक बार फिर से अपना डाउट भेज दो। हाँ डन, आगे चलते हैं। लो बेटे, अ मशीन इज परचेज फॉर ₹2 लाख। इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years विद द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ ₹20,000। सर एक गुजारिश है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्लाइड दिखा दीजिएगा लास्ट में। ओके बेटे वो भी दिखा दूंगा। हाँ आगे चलते हैं। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1,50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। 1 to 3 ईयर में, मतलब पहले फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हम 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे हर साल। फिर उसके बाद में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ईयर में हर साल हम 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम 8th, 9th और 10th ईयर में हर साल हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। सर रिवीजन बैच नहीं ले रहे आप 9 PM वाली? बेटे 9 PM वाली रिवीजन बैच का टाइम शेड्यूल चेंज होके 4:30 हो गया, एक ज़माना हो गया। लगभग 8 से 10 दिन हो गए बेटे उसका टाइम शेड्यूल चेंज हुए। परी जो हमारी 9 PM वाली रिवीजन बैच है अब वो डेली बेटे 4:30 को हो रही है, ठीक है। इसके पहले भी बेटे क्लास में मैंने कई बार अनाउंस किया है, माय रिवीजन बैच हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड एट 4:30 PM। अच्छा एक बात और, अगर बेटे कोई मैसेज ना आए तो मैं आपको कल के लिए बता दूं, कल आपकी अकाउंट्स की क्लास नहीं हो पाएगी। टुमारो आई एम गोइंग आउट स्टेशन, टुमारो आई एम गोइंग फ्रॉम नागपुर टू समवेयर एल्स, इसलिए बेटे कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। कल बेटे मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा जिस समय आपकी क्लास होती है। कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटे, उनका अगली क्लास में यानी डे आफ्टर टुमारो फाइनल अकाउंट खत्म करूंगा मैं, ठीक है। परसों होगी, हाँ बेटे परसों होगी, डे आफ्टर टुमारो आपकी क्लास एज इट इज इसी टाइम पे लगेगी। ओके तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, पहले बता दूं बेटे, बाद में मत बोलना सर आज क्लास है कि नहीं है। पता लगा रास्ते भर बेटे मैं अपनी मूवी देखने का सुख ले रहा हूँ और वहाँ पे व्हाट्सअप के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा ना करें बेटे आप लोग, ठीक है ना। ओके सर डन। ट्रैवलर होना आप सर? हाँ बेटे मैं वैसे भी ट्रैवलर हूँ, ठीक है ना। तो कल से बेटे फिर से मेरे ट्रैवल शुरू हो जाएंगे। हाँ बेटे लिंक सबकी एक ही रहेगी। आगे चलो। हाँ अब बेटे यहाँ पर मैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, ये कह रहे हैं हर साल आप कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। और यहाँ पर मेथड लगानी है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सर प्रोडक्शन यूनिट मेथड में क्या होगा? नहीं बेटे आज ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा वर्षा। हाँ आज ये चैप्टर नहीं खत्म हो जाएगा। मरजान बेटे हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओके सर नहीं 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 नहीं, मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ बेटे। टुमारो आई एम गोइंग टू पुणे। बेटे अब अगली मेरी 10 दिन की क्लासेस पूना में है, ठीक है ना। अगले 10 दिन की बेटे मेरी क्लास है पूना में, ठीक है। तो अगले 10 दिन के लिए मैं पूना जा रहा हूँ अब, ठीक है ना। दिल्ली कब आओगे? बहुत जल्दी आऊँगा। हाँ बेटे रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ना, क्यों नहीं होगी बेटे अपलोड, बिल्कुल होगी। लेकिन पूना में बेटे मैं CS एग्जीक्यूटिव की क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना। पूना में मैं CS एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर? पूना में यूनिक एकेडमी बेटे। पूना में अपना एक ही ठिकाना है पूना के अंदर, यूनिक एकेडमी, ठीक है ना। पूना में ही हूँ सर। हाँ तो बेटे कल आओ बेटे, परसों मिलो फिर पूना में, ठीक है ना। कल मैं निकलूंगा, परसों मिलो बेटे पूना में बढ़िया यूनिक एकेडमी में, ठीक है। सर आप जहाँ जाते हो वहाँ अपना सेटअप लेके जाते हो? क्यों बेटे मैं अपना सेटअप लेके जाऊंगा बेटे, मैं मेहमान हूँ पूना का। और अगर मैं मेहमान हूँ तो मेहमान नवाजी करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा? यहाँ से भी बेटे अगर अपना सेटअप लेके जाना पड़ा तो काय का मेहमान, फिर मजा क्या आया? फिर तो बेटे आदमी मेहमान नहीं हमाल होके रह जाएगा। आई एम नॉट लेबर यार, ठीक है ना। वाई आई शुड कैरी माई सेटअप, ठीक है ना। हाँ सर। सर कितने बजे आप मिलोगे बेटे? परसों बेटे 12 बजे के बाद कभी भी आ जाना, रात के 9 बजे तक बेटे यूनिक एकेडमी में लूंगा मैं। सर मैं भी आ जाता हूँ लातूर से पुणे। आ जाओ बेटे। लातूर में बेटे एक डिश मिलती है, बड़ी तीखी सी डिश होती है बेटे, बड़ी जोरदार होती है, सुना था मैंने, ठीक है। हाँ मतलब समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ, कुणाल लाहौती। ओके सर। हाँ बेटे अपन जहाँ जाते हैं सेटअप वहाँ लग जाता है। जानी हम जहाँ जाते हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो अपन ने जहाँ जाना है सेटअप वहीं बनेगा। ओके ठीक है सर।
सर हरियाणा भी, हाँ हरियाणा भी आए क्या बेटे ब्रांच? बेटे हरियाणा में ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, बोलो तो खुलवा लेते हैं। कचौरी है स्पेशल वाली, यस कुणाल, वही मैं सोच रहा था। हाँ तो कुणाल बेटे पहुंचो तुम पूना कचौड़ी के साथ में, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। सर मेम बन गया है सर, ओके डन, ठीक है बेटे कोई दिक्कत नहीं, मेम बन गया है तो आ भी गया होगा। रुको रुको लेट मी चेक। बेटे बिहार बहुत साल से नहीं आया हूं मैं, हे भगवान। अभी ये क्या बना? हाँ आगे चलो। ये गेम स्टार्ट नाउ। अबे कौन बनाया? अबे जोरदार वाला एकदम। क्या बात है शोभ, एक नंबर। क्या बात है शुभम, एक नंबर। तुम्हें भी देखना है? रुको तुम्हें भी दिखाता हूँ। उसके लिए विंडो कैप्चर ऑन करना पड़ेगा और यहाँ से व्हाट्सएप ऑन करना पड़ेगा। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। सही है ना? प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। शान याद दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। शान याद दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। तो तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा? करे सो प्राण दे, जो करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। सो प्राण दे, जो करे सो प्राण ले। बहुत बढ़िया बेटे, शानदार, जबरदस्त बनाया यार। आओ चैप्टर पे वापस आओ। Wait! Did you download Grammarly? Come on, man. Everyone's used. So hi guys, welcome. All thanks to Shubham. Yeah, Shubham, thanks a lot. That was really very good. सर बिहार आओ, मैं भी मिलूंगा फिर आपसे। बेटे पक्का कोशिश करता हूँ बिहार आने की। हाँ आगे चलो। लो बेटे, इस बार कह रहे हैं कि हर साल आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये कैलकुलेट करके बताएं, लेकिन इस बार मेथड होगी यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। हाँ सर, इट्स माय लाइव सॉन्ग गाना सर एक बार प्लीज़। ओके ठीक है, ओके डन। आगे चलते हैं, ठीक है बेटे आगे चलो। तो बेटे इस बार ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन मेथड, या कौन सी मेथड लगानी है? यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगानी है। तो आपका नावी स्वागत करेंगे। ओके बेटे। हाँ लखनऊ में तो बेटे वो नॉनवेज बड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन मैं खा नहीं पाता बेटे।
लखनऊ में बेटे नॉनवेज बड़ा फेमस है, ठीक है ना। इलाहाबाद में बेटे मेरा भाई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी वाइफ लखनऊ की है, और लखनऊ से टंडे कबाबी, ओके, वेज कबाब, ओके, बिरयानी, वेज बिरयानी, ओके, ठीक है। हाँ आगे चलो, अरे भैया काम पे आओ ना मालिक। हाँ आगे चलते हैं। हाँ तो बेटे यहाँ पर अभी तक आप फॉर्मूला लगाया करते थे। हाँ बेटे यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाया करते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू होए डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर। अब बेटे आपको डेप्रिसिएशन पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, इसलिए अब एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स में मत लो आप, यहां पर क्या ले लो कि एसेट अपनी पूरी जिंदगी में कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी उसके बेसिस पे निकाल लो, ठीक। तो यहां पर डिनोमिनेटर में अभी तक हम लिखते थे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर, उसकी जगह लिखेंगे बेटे अब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना, या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। एसेट की जितनी यूजफुल लाइफ होगी उतनी यूजफुल लाइफ में हम अपनी एसेट से कुल मिला के कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। सोचो बेटे, ये है आपकी एसेट की नेट कॉस्ट, और अगर नेट कॉस्ट को मैं टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगी बेटे, कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी, हाँ या ना। तो इससे आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन पर यूनिट, और हर एक यूनिट जैसी बनेगी इतने रुपए का डेप्रिसिएशन अकाउंट की बुक में चार्ज हो जाएगा। ये है इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट। अगर मैं अपने डेटा के हिसाब से चलूं तो मेरा डेटा कहता है एसेट की कॉस्ट है बॉस 2 लाख रुपीस, और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,000, तो माइनस करवा दिया 20,000। इससे क्या निकला सर, इससे कैलकुलेट हो गया डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। हमारा बेटे पूरी जो एसेट है वो अपनी ड्यूरिंग द एस्टिमेटेड लाइफ टाइम 1,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाली है, तो डिवाइडेड बाय 1,50,000 करा दूं तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकल के आएगा 1.20 रुपीस पर यूनिट। अब इसको सर रीड कैसे किया जाता है, तो इसको रीड करने का तरीका यह है कि जैसे ही आप एक सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे आप अपनी अकाउंट की बुक में 1.20 रुपीस का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। आपकी एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है सर, हमारी एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 10 ईयर्स। बेटे फर्स्ट ईयर में आप कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले हैं, 20,000, सेकेंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 20,000, 4, 5, 6, 7, अगले 4 साल तक आप 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है ना। 4, 5, 6, 7 ईयर तक आप, और उसके बाद 8, 9, 10, अगले 3 साल तक आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले हैं। बेटे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो इस पेज का तो जल्दी लें। जसलीन बेटे अपना डाउट बताएं, जसलीन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, अपना डाउट बताएं बेटा। सर मेरे को क्वेश्चन 6 में डाउट था, जो हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था उसमें। अच्छा 1 मिनट बेटे, उस क्वेश्चन पे वापस बाद में जाता हूँ, अब एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाएंगे उस पर, ठीक है। ओके सर। हाँ तो लो बेटे, यहाँ तक सभी का हो गया लिख के, एवरीबॉडी नोटिंग कंप्लीटेड, यस सर डन। आगे चलते हैं। तो बताओ बेटे, अब हर साल अगर मैं आपसे पूछूं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो बताओ बेटे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। सर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एक जैसा 20,000 यूनिट का हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो 1 to 3 ईयर हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 20,000 इंटू 1.20, 24,000। 24,000 का मतलब है फर्स्ट ईयर में भी हम 24,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सेकंड ईयर में भी 24,000 और थर्ड ईयर में भी 24,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर उसके बाद में अनिल का बेटे 4 to 7 ईयर का भी आंसर आ गया है। 4 to 7 ईयर में हर साल हम 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 1.20। हर साल हम 18,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दैट मीन्स फोर्थ ईयर में 18,000, फिफ्थ ईयर में 18,000, सिक्स्थ ईयर में 18,000, सेवंथ ईयर में 18,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 8, 9, 10 ईयर में सर अगले 3 साल तक हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले हैं। 10,000 इंटू 1.20, एवरी ईयर वी आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर रुपीज 12,000। तो सेवंथ ईयर में भी 12,000, एट्थ ईयर में भी 12,000, नाइन्थ ईयर में भी 12,000 और 10th ईयर में भी 12,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डन, क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। तो ये है बेटे आपके एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपसे क्वेश्चन में मांगे थे। ओके, एवरीबॉडी क्लियर दिस?
किसी को कहीं कोई डाउट है? अर्जुन, हैरी, मरजान, किशु, माधव, अरसलान? नहीं सर, क्लियर है। मोबाइल डेटा खत्म हो गया सर, कोई बात नहीं बेटे, बाजू वाले का लेने का किराए से, उसमें क्या है। मोबाइल डेटा कभी कोई अपना यूज करता है क्या बेटे? मोबाइल डेटा हमेशा बाजू वाले का यूज करते हैं, हॉटस्पॉट लेने का सामने वाले से। जब तक क्लास चले तब तक हॉटस्पॉट, क्लास खत्म हुई हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट, ठीक है ना। बाकी फिर अपना मोबाइल डेटा अपने काम का। मम्मा का मोबाइल उठा के लाओ बेटे, चलो कमन, गो 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 गो। वाईफाई चोरी करने का, हाँ वाईफाई का पासवर्ड चोरी करने का बेटे, सबसे पहले मालूम है वाईफाई का पासवर्ड कैसे ढूंढते, मैं बताता हूँ तुमको। पहले अपने आसपास में ऐसा देखो बेटे जिसके ड्राइंग रूम में ना किसी गुरुदेव की फोटो लगी होता है ना बेटे, कई लोग किसी को अपना गुरु महाराज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी के घर में जाते हैं और उनके घर में ड्राइंग रूम में किसी गुरु महाराज की फोटो लगी रहती है, तो समझ जाए बेटे उन्होंने किसी ना किसी संत महात्मा को अपना गुरु बनाया हुआ है, और उनके घर के वाईफाई का एक ही पासवर्ड होता है, ठीक है ना, जय गुरुदेव। आप ट्राई करके देख लेना बेटे, उनके घर के वाईफाई का एक ही पासवर्ड होता है, जय गुरुदेव। या तो बेटे जय गुरुदेव 1 2 3, या तो बेटे उनके गुरु महाराज का नाम पता कर लेना, ठीक है ना। तो बेटे अगर मान लो गुरु महाराज का नाम है XYZ, तो उनके घर के वाईफाई का पासवर्ड होगा जय XYZ 1 2 3, ऐसे करके उनके पासवर्ड होता है। हाँ बेटे देख लेना, ऐसे लोगों का तो बेटे सबसे पहले यही पासवर्ड मिलेगा, इसलिए पहले ऐसे लोग ढूंढो जिन्होंने किसी ना किसी को अपना गुरु बनाया हुआ है, ठीक है ना। उनका वाईफाई का पासवर्ड चोरी करना सबसे आसान, ठीक। सर कॉमन पासवर्ड नहीं बेटे, अब तो ये कॉमन पासवर्ड बेटे वो जो अपना सर्विस प्रोवाइडर होता है ना उनकी तरफ से आता है, ठीक है ना, और लोग सबसे पहले इसको बदल लेते हैं। सर आप पासवर्ड चोरी करना सिखा रहे हैं, इसको चोरी नहीं कहते बेटे, स्मार्ट वर्क कहते हैं। हमने कहा था बेटे गुरुदेव का नाम अपने वाईफाई के पासवर्ड पे रखो। गुरुदेव का नाम बेटे उन्होंने इतना हल्का बना लिया कि हर जगह यूज कर रहे हैं, तो अब अपनी कोई गलती है क्या उसमें? बताओ ना बेटे, हमारी कोई गलती थोड़े ना है बेटे। अब जब कोई गुरु महाराज हैं तो उनका नाम बेटे बड़ी श्रद्धा से बिल्कुल स्पेशियस और ऑस्पिशियस ओकेशन पे लेना चाहिए। अब बेटे तुम अपनी कॉपी के पहले पेपर पे ले रहे हो जय गुरुदेव महाराज, अपने आंसर शीट बेटे ICI में तुम पेपर देने गए, आंसर शीट में सबसे ऊपर लिख दिया जय गुरुदेव महाराज, इंस्टीट्यूट वालों ने पूरा उठा के पेज ही काट दिया, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में तुमने गुरुदेव को अपना इतना हल्का बना लिया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ना जैसे तुम नाम यूज कर रहे हो वैसे हम नाम यूज कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया बेटे बताओ, ठीक है, हाँ या ना। बेटे एक बात बताओ, अगर मैं अपने फादर का नाम बड़ी इज्जत और ईमानदारी से ना लूं, मैं अपने फादर के नाम के आगे श्री ना लगाऊं और उनसे बेटे अगर इज्जत से बात ना करूं, तो क्या मेरे घर में आने वाला कोई भी आदमी उनसे इज्जत से बात करेगा? बोलो ना बेटे, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मुझे ही देनी पड़ेगी ना, उसके बाद बेटे कोई भी आएगा। अब अगर मान लो ऐसा है कि मैं घर के अंदर घुसता हूँ और घर के अंदर घुसते ही से मैं अगर अपने फादर के सबसे पहले पैर पड़ता हूँ, तो अगर मेरा कोई भी दोस्त आएगा तो उसकी मजबूरी हो जाएगी कि नवनीत सर ने पैर पड़े हैं फादर के, तो मुझे भी उनके पैर पड़ने पड़ेंगे। तो भाई सीधी बात है, तो मुद्दा वही है, तुमने अपने गुरु महाराज का नाम पासवर्ड में रखा तो हमने ही पासवर्ड में डाल दिया, खेल खत्म हो गया बेटे। ये तो कुल मिला के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, और क्या। आगे चलें? यस सर आगे चलो। सर आपके वाईफाई का पासवर्ड बता दो। बेटे मेरे वाईफाई का पासवर्ड मेरे को खुद ही नहीं पता, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मेरे वाईफाई का पासवर्ड मेरे को खुद ही नहीं मालूम है बेटे। मेरे ऑफिस वाले हर दिन वाईफाई का पासवर्ड बदलते रहते हैं, मुझे उनसे खुद पूछ के डालना पड़ता है, भैया वाईफाई का पासवर्ड बताओ। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। अगला क्वेश्चन, एक आखिरी मेथड बची है बेटे, डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन पहली बता दूं बेटे, डिप्लीशन मेथड में और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी अभी हमने एक मेथड पढ़ी थी, कौन सी मेथड थी? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। उसमें डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? हाँ बेटे ईशान, अपन 23 सितंबर को मिलेंगे पक्का। बेटे जल्दी बताओ, हमने अभी अभी एक मेथड पढ़ी थी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसमें डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? अरे कोई बताएगा? इसमें वाईफाई का पासवर्ड ही याद आ रहा है मेरे मुंह पे। हाँ बेटे बताओ, अभी अभी हमने एक मेथड पढ़ी थी, मेथड कौन सी थी? हाँ आगे चलो। यस बेटे मरजान यू में गो, आगे चलते। अरे बेटे बताओ सर, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसमें फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यही था। सेम फॉर्मूला इस मेथड में भी एप्लीकेबल होगा। यहां पर मेथड कौन सी है लेकिन? डिप्लीशन मेथड, ठीक है ना। डेटा भी लगभग आपको सेम मिलेगा। क्या लिखा बेटे, क्वेश्चन को पढ़े। मेसर सूर्या टुक द लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1 जनवरी 2013 फॉर ₹1 करोड़।
As per the technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh ton. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Expected pattern is given in the following table. ये कह रहे हैं 2013 में हम 2000 टन मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे, 2014 में हम 10,000 टन मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे, 2015 में हम 15,000 टन मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे. Show the query lease account for each year from 2013 to 2015. 3 साल के लिए इन्होंने लीज अकाउंट आपसे मांगा है. शुरू करें. यहां पर पहले आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन पर यूनिट. यहां पर भी बेटे फॉर्मूला होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. इन ईयर की जगह फॉर्मूला होगा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ. तब जाके मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन पर यूनिट. कॉस्ट ऑफ एसेट है बेटे 1 करोड़, इसमें से माइनस करो इसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट, तो ये है 2 लाख टन का. अगर 2 लाख टन से डिवाइड करूं तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना आया सर? पर यूनिट डेप्रिसिएशन आया ₹50 पर टन. इफ समबडी वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट नाउ. यहां पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है. वी हैड कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ओनली फॉर पर यूनिट. डन. सभी का हो गया बेटे यहां तक? Everybody completed? Yes or no? Show me your thumbs up. Come on everybody, what are you doing here? Show me your thumbs up. Come on, come on, come on, come on, do it fast. Yes, 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 very good, very good. Done, 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 done. ठीक है सर, आगे चलते हैं. लो बेटे, फर्स्ट ईयर में आपने 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, सेकंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 15,000 टन का आपने प्रोडक्शन किया. आओ बेटे हम यहाँ पर लीज अकाउंट बनाना शुरू करें, क्वेरी अकाउंट बनाना शुरू करें. बेटे फॉर्मेटिंग होगी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. चालू करें बेटे. शुड आई स्टार्ट नाउ? यस सर, आप स्टार्ट करो. मैंने कहा डन. फर्स्ट ईयर में बेटे आपने जनवरी 1, 2013 को आपने लीज लिए. पैसे खर्च कितने किए थे सर? हमने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे. क्वेरी अकाउंट और लीज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1 करोड़. डन. यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोल जल्दी बोलो हाँ या ना. इज देयर एनी डाउट? नो सर, यहां पर हमें कोई डाउट नहीं है. आगे चलते हैं. डन. बताओ बेटे फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? डेप्रिसिएशन बेटे फर्स्ट ईयर का क्रेडिट करना है. हाउ मच डेप्रिसिएशन विल बी क्रेडिटेड इन द फर्स्ट ईयर? सर 1 लाख का डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा. कैसे 1 लाख का? सर फर्स्ट ईयर में हम 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और हर एक यूनिट के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ₹50 पर यूनिट. सो द टोटल डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑफ ₹1 लाख. डन. यस सर. बस बेटे फर्स्ट ईयर के लिए अकाउंटिंग क्लोज करो. डेबिट का टोटल है 1 करोड़, क्रेडिट का टोटल होना चाहिए 1 करोड़. बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 99 लाख रुपीस का. माधव बेटे आप भी पूना से बिलोंग करते हो ना? ठीक है. 10 दिन तक बेटे पूना में रहूंगा. 10 दिन तक जब तक क्लास चलेगी तब तक तो मेरे सामने क्लासरूम में बैठ के क्लास अटेंड करोगे, ठीक है? क्योंकि बेटे ऐसे तो कुछ लिखते हुए तुम दिखते ही नहीं कभी. हाँ, कम से कम क्लासरूम में बैठोगे तो कुछ तो लिखोगे. आगे चलते हैं. डन सर. ये बेटे सेकंड ईयर के लिए होगा आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 99 लाख. 99 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन अब सॉरी ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. अब बेटे सेकंड ईयर में फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. बताओ बेटे व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर? सर सेकंड ईयर के लिए 50 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. आओ बेटे चेक करते हैं. सेकेंड ईयर में आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और हर एक यूनिट के लिए ₹50 का डेप्रिसिएशन चार्ज होना है. देन द टोटल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन द सेकेंड ईयर विल बी ऑफ ₹5 लाख. क्लोजिंग बैलेंस निकालो बेटे. डेबिट का टोटल है 99 लाख, क्रेडिट का टोटल होगा 99 लाख. बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका बेटे 94 लाख रुपीस का. थर्ड ईयर के लिए यही बनेगा आपका ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर लीज क्वेरी विल बी ऑफ ₹94 लाख. फोर्थ ईयर में फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. बताएं बेटे थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? थर्ड ईयर में सर हमने 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है. एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट वी आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर ₹7,50,000. तो बस बेटे थर्ड ईयर के लिए अकाउंट को क्लोज कर दो. डेबिट की टोटल है 94 लाख, क्रेडिट की टोटल होगी 94 लाख की. बैलेंसिंग फिगर यहां पर निकल के आएगा 86,50,000 एंड दैट इज द लीज क्वेरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स. डन. सभी को बेटे यहां तक सारी मेथड समझ में आ गई होगी तो बताएं. सभी को अगर यहां तक सारी मेथड समझ में आ गई हो तो बताएं.
यस सर, क्लियर क्लियर, तो फिर क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा सर, अब इसके बाद क्या होगा बेटे, अब इसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से। अभी तक बेटे मैंने आपको जो अलग अलग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से मैंने आपको सिर्फ वो बताई हैं, आपको सिर्फ बेटे मैंने वो सिखाई हैं, ठीक है ना। अगली क्लास से बेटे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। वैभव बेटे तुम उदास क्यों हो गए, बताओ वैभव, व्हाई आर यू सो सैड? बेटे बाय नहीं, इजी चैप्टर है। हाँ बेटे ऐसे तो इजी लगता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो बेटे हवा उड़ जाती है प्यार से। इसलिए बेटे किसी भी इंस्टीट्यूट ICAI के बेटे, चलो सुनो, अगर तुम्हें इजी चैप्टर लग रहा है ना तो सुनो बेटे, एक गाना सुनाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ सर गाना सुनाओ, भाग, गाना थोड़ी सुनाऊंगा अभी, पहले डाउट लूंगा मैं। जसलीन बेटे अपना डाउट बताओ एक बार और। जसलीन क्वेश्चन नंबर 5, जसलीन बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट था आपका? सर वर्किंग नोट में डाउट था। हाँ ये लो बेटे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने वर्किंग नोट बनाई थी बेटे इस तरीके से, ठीक है। ये वाली वर्किंग नोट में प्रॉब्लम था? नो सर, जो हमने मशीनरी अकाउंट बनाते हुए बनाया था उसमें। हाँ ये तो बेटे हमने डेप्रिसिएशन निकाला था यहाँ पे हर साल का, ऐसे ही था ना? यस सर। इसमें भी डाउट नहीं है, तो बेटे किस में डाउट है? ये मशीनरी अकाउंट में डाउट है ना? ओके, हाँ क्या डाउट है बेटे इसमें बताओ। सर इसमें हमने बैलेंस BD निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाया था ना, उसमें बिल्कुल डाउट। ठीक, हाँ हाँ, तो बेटे वो दिखाऊं, वर्किंग नोट देखना है आपको, आप ये कह रहे हैं? यस देखो सर। वर्किंग नोट देखना है तो करना कुछ नहीं है बेटे, यहाँ पर आपको एसेट की कॉस्ट दी हुई है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, इसमें सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। वही काम मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक है। सर बट जो हमने 1 जैन की जो कॉस्ट करी है वो हमने 10 लाख रुपीस करी है, उसमें से हमने बिल्कुल। स्क्रैप वैल्यू नहीं माइनस। बेटे स्क्रैप वैल्यू कब आपको रिकवर होगी? एट द एंड ऑफ 5th ईयर रिकवर होगी ना, तो अभी स्क्रैप वैल्यू कैसे माइनस कर दूं? हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अब आप बेटे खुद सोच के देखो जसलीन, मैं आपसे कहूं कि बेटे आप कोई भी एक मोबाइल फोन खरीदो, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 20,000 रुपीज का, मैंने कहा बेटे इस मोबाइल फोन को 2 साल बाद बेच देना, 2 साल बाद ये मोबाइल फोन आपका 8,000 में बिक जाएगा, तो बताओ बेटे आपका नेट एक्सपेंस कितना हुआ? 12,000। नेट एक्सपेंस आपका 12,000 का हुआ। बेटे ये 1 साल का खर्चा है कि 2 साल का खर्चा है? बोलो ना बेटे जसलीन, ये आपका 1 ईयर का एक्सपेंस है कि 2 ईयर का एक्सपेंस है? मैंने कहा बेटे इसे 2 साल बाद आप बेच देना, 2 साल बाद 8,000 में आपका मोबाइल फोन बिक जाएगा, तो आपका नेट एक्सपेंस कितना है? 12,000। ये एक्सपेंस 1 ईयर का एक्सपेंस है, 2 ईयर का एक्सपेंस है? सर 2 ईयर। 2 ईयर का, तो पर ईयर का एक्सपेंस कितना हो गया आपका? 6,000 का हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो बेटे पर ईयर का एक्सपेंस निकालने के लिए हमने यहाँ से स्क्रैप वैल्यू तो माइनस करवा दी, लेकिन एक्चुअली तो ये स्क्रैप वैल्यू आपको 2 साल बाद ही रिकवर होगी ना, जब मार्केट में आप अपने पुराने मोबाइल फोन को बेचने जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर तो बेटे आपने कॉस्ट इनकर करी है 10 लाख रुपीज की, तो कैलकुलेशन तो हमारा 10 लाख से ही शुरू होगा ना। देखो आपकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज, बोलो ठीक? यस सर। हाँ, फर्स्ट ईयर का फिर आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,93,333, तो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस कितना मिल गया? 7,06,667। डन? यस सर। फिर उसके बाद आपने सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये कितना हो गया? 2,34,667, तो आपको थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस मिल गया, ठीक है। यस सर। ये हो गया 4,72,000। फिर आपने थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करवाया, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया 1,76,000 का, तब आपको ओपनिंग बैलेंस मिल गया कितना? 2,96,000 का। मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। नहीं बेटे नेहा आज कोई होमवर्क नहीं है, नेहा आज के लिए कोई भी होमवर्क नहीं है बेटे। अगर किसी को कोई डाउट ना हो और बेटे अगर वो गाना ना सुनना चाहता हो तो बेटे क्लास को लीव कर सकता है, ठीक है। हाँ नहीं बेटे मंथली बेसिस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, मंथली बेसिस पे कुणाल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता। मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ एसेट को बेचते समय या जिस ईयर में आपने खरीदा है उसी समय रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है सर, डन, ओके डन। तो 2,96,000 का बेटे ओपनिंग बैलेंस आ गया। क्या होगा देखो, आप फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन और माइनस कराओगे, ये लो बेटे आपने फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करा दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 1,78,666 का आया आपका क्लोजिंग बैलेंस, आया ना? जसलीन वेयर आर यू?
जसलीन बेटे अनम्यूट करें और बताएं। हाँ बेटे समझ में आ गया जसलीन, अब क्लियर है? हाँ जी सर। ओके डन। अंशु बेटे अपना डाउट बताएं। अंशु सर अभी इससे पीछे वाली दोनों स्लाइड दिखा दो प्लीज। ये लो बेटे, इससे पीछे वाली पहली स्लाइड मेरी ये थी। जल्दी बेटे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से लें। मरजान बेटे ले लिया? ठीक है। उसके बाद बेटे अगली स्लाइड ये थी बेटे। मरजान अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट रुकना। हाँ ये लो बेटे मरजान, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अंशु बेटे अपना डाउट बताओ। अंशु सर मेरा ना भी जो हम लोग समझे डेप्रिसिएशन मेथड सर, वो वाला ना मेरा नेटवर्क के चक्कर में ना मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, उसका स्लाइड दिखा दीजिए। ये है ना बेटा, उसी की स्लाइड चल रही है। ये लो बेटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही है सर बेटे वो जो सम ऑफ 7th क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए वो वाला। 7th क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है वो वाला दिखाऊं? ये सर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ये लो बेटे, ये ले लो। ये था बेटे आप। अच्छा ये 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि 7th क्वेश्चन की? सर इसी की बात कर रही हूँ मैं, लास्ट अच्छा 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना। ये लो बेटे, Yes. पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर डन। डन। उसके बाद बेटे ये हमने क्वेरी अकाउंट बनाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको बाद में अपने हिसाब से घर में सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना? यस ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ईशान बेटे अपना डाउट बताएं। ईशान गुड इवनिंग सर। सर आपका टाइम पर डिस्ट्रैक्शन क्या था फाउंडेशन के टाइम पर? मैं समझा नहीं बेटे। गौरव क्या पूछना चाहते हो? हाँ बेटे ईशान अपना डाउट बताओ। गौरव 1 मिनट रुकना। हाँ ईशान बेटे अपना डाउट बताओ। हाँ बेटा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा ईशान थैंक यू सो बोलो। मच सर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया सर, कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर है और सब क्वेश्चन अगर एकदम अच्छे से बन गए तो सर वही थैंक यू सो मच। ओके बेटा ओके, थैंक्स अ लॉट। आई एम टेकिंग इट एज कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स अ लॉट। यस सर। एंड सर 23 को मिलते हैं पुणे में आपसे। हाँ बेटा सर आप पुणे आ रहे हैं ना तो 23 को मिलते हैं फिर आपसे। हाँ बेटा पक्का 23 को पहुंचो यूनिक एकेडमी प्रेस्टीज कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? ओके ओके बेटा। हाँ वर्षा बेटे अपना डाउट बताएं। वर्षा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्लाइड देखनी थी प्लीज। अभी तुम लोगों को स्लाइड ही देखना है सबकी, कोई डाउट आउट है कि नहीं तुम्हारे पास? वाई यू आर डूइंग दिस टू मी बेटा? ये लो क्वेश्चन नंबर 7 की स्लाइड देखो। ये थी बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की पहली स्लाइड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। डन सर, थैंक यू सर, हो गया। अच्छा ये नहीं ये इसके बाद मेन कैलकुलेशन नहीं चाहिए? सर अच्छा ये ये ले हो ली गया, थी। ठीक है ओके। गौरव you बेटे very much. अनम्यूट करो और बताओ बेटे क्या कहना निधि बेटे अपना डाउट बताओ। निधि सर वो फंड फॉर रिप्लेसमेंट समझ नहीं आया था। फंड फॉर रिप्लेसमेंट समझ में नहीं आया? सोचो बेटे, मान लो अगर आपकी साल भर की सेल्स है 5 लाख रुपए की। डन। इसमें से बेटे आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए 2 लाख रुपए के, तो बताओ बेटे आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 3 लाख। 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, बराबर है। इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन का खर्चा 1 लाख रुपए का और माइनस कर दूं तो बताओ बेटे आपका नेट प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। 2 लाख। लेकिन असल में तो बेटे प्रॉफिट आपने 3 लाख का कमाया ना। बोलो यस और नो? भाई डेप्रिसिएशन तो एक बुक की एंट्री और तो कुछ नहीं है डेप्रिसिएशन इससे ज्यादा। जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं क्या करते हैं आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करवा देते हैं और मशीन अकाउंट को क्रेडिट करवा देते हैं। क्या आप एक्चुअली अपनी जेब से कोई पैसे खर्च कर रहे हैं? नो सर। नहीं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस से मानते हैं आप इस बात को? तो असल में आप डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस के नाम पे माइनस करके दिखा देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका ये नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए वाकई में तो आपने कोई पैसे खर्च किए नहीं है। तो रियल टाइम में प्रॉफिट था 3 लाख रुपीस का, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट कितना हो रहा है? 2 लाख रुपीस का। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया जरूर था, लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है इसलिए ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए आपके बिजनेस के अंदर वापस ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट हो गए। और ये जो बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्ट हो गए यही आपके काम आएंगे कब? जब आपको अपनी एसेट की रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी तब। समझ में आया बेटे? हाँ या ना? सोचो yes. अगर मैं यहां से डेप्रिसिएशन माइनस ना करूं तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा फिर? बोलो ना बेटे। 3 लाख। और बेटे मेरा नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीस आएगा तो मैं पूरा का पूरा 3 लाख रुपए ड्राइंग के नाम पे पैसे को विड्रॉ कर लूंगा और 3 लाख रुपए घर में ले जाके खर्चा कर दूंगा। बोलो ठीक हाँ या ना? हाँ। लेकिन अगर मैं डेप्रिसिएशन के 1 लाख रुपीस का खर्चा और माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? अब प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख रुपीस। तो अब मैं ड्राइंग भी कितनी की करूंगा?
2 लाख lakh। रुपीज। और अपने घर में खर्चा भी कितने का करूंगा? सिर्फ 2 लाख रुपए का। तो मैंने 1 लाख रुपए की ड्राइंग कम करनी है, अपने घर में 1 लाख रुपए कम खर्चे करने हैं, तो 1 लाख रुपीज मेरे बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो इसीलिए बेटे ये जो पैसा आपके बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट होता तो चला जाएगा, वही आपके पास में एक दिन काम आएगा आपकी एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए। समझा? ऐसा है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? सर संडे को जो टेस्ट है वो कौन से चैप्टर से होगा? बेटे बता दूंगा मैं आपको कौन से चैप्टर से होगा। आगे चलो। डन? यस और नो? यस सर। अच्छा गाना, अबे गाने के लिए तो मजाक किया था मैंने, जबरदस्ती गाना। गाना सुनोगे? हाँ चलो गाना सुनो। ICAI की तारीफ कुछ कम नहीं, ICAI की तारीफ कुछ कम नहीं, मार्क्स देते नहीं फेल ही करते हैं, मार्क्स देते नहीं फेल ही करते हैं, ICAI की तारीफ कुछ कम नहीं। मॉड्यूल इनका गीता का ग्रंथ कोई, मॉड्यूल इनका है गीता का ग्रंथ कोई, क्वेश्चन पेपर रामायण की पुस्तक कोई, आंसर शीट में ये चाहे महाभारत पूरी, आंसर शीट में ये चाहे महाभारत पूरी, ICAI की तारीफ कुछ कम नहीं, ICAI की तारीफ कुछ कम नहीं। बाय बाय सर। बाय बाय। चलो बेटे कल मिलेंगे। बाय बाय। बाय सर।